नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत सिंह। स्वागत है आप सबका क्राइम स्टोरी की इस दुनिया में। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा। कहानी है देहरादून की। देहरादून की एक जगह, सुनसान जगह, वहां से पुलिस को एक फोन पहुंचता है सुबह कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। वहां जाके तफ्तीश करती हुई देखती है कि एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। बाद में उसी के पास में एक खाली टॉयलेट क्लीनर का बोतल पड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा था कि हत्या करने के बाद, कत्ल करने के बाद वहां पे मतलब सबूत मिटाने की कोशिश की गई। थोड़ी देख कर ये लग रहा था कि जो लड़की की लाश थी, ये लड़की जो थी, ये उस स्टेट की तो नहीं थी, किसी और स्टेट की लग रही थी। खैर, पुलिस वाले आते हैं, फॉरेंसिक टीम वहां आती है, जो भी एविडेंस जुटाना होता है जुटाते हैं। लेकिन लड़की के कपड़े से लग रहा था कि लड़की जो कपड़े पहने हुई थी वो भी हाल फिलहाल में नए कपड़े लिए गए हैं। और उसके पास ना कोई आईडी प्रूफ ना कुछ। लड़की का पूरा जो पॉकेट वॉकेट होता है कपड़े में, वो महिला पुलिस जो वहाँ की रहती है वो चेक करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं वहाँ पे। पुलिस बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पुलिस के पास सिर्फ एक महिला की लाश, एक खाली बोतल, और वो महिला के जिस्म पे जो कपड़े थे, नए कपड़े देखने से लग रहा था वो। इन तीनों के सिवा पुलिस के पास कुछ नहीं था। अब पुलिस के पास चुनौती ये थी कि इस लाश को पहले आइडेंटिफाई करें, किस महिला की लाश है, कहाँ की है, किस स्टेट की है। खैर, पुलिस ने अपना अपना काम शुरू किया। क्योंकि जो इलाका था पूरा एकदम सुनसान था। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, ना कोई होटल, ना कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा ढाबा टाइप का कुछ नहीं था वहां पे। अब पुलिस ने सोचा कि एंट्री और एग्जिट का जो सीसीटीवी कैमरा है वहां से, क्योंकि जो गाड़ियां जाएंगी वो लौट कर भी आएंगी, क्योंकि वहां आगे कुछ नहीं था। तो आने जाने का एक ही रास्ता। और जिस शख्स ने वो सूचना दी थी पुलिस को कि ये लाश पड़ी है, सुबह के करीब तकरीबन 7 बज रहे थे। तो 7 बजे अगर बॉडी मिली है तो कत्ल भी रात को मिड नाइट या फिर रात में ही किया गया होगा, क्योंकि रात जो शुरू होती है 7 बजे से, और 7 बजे इतना कोई रिस्क लेगा नहीं कि किसी को मार के कोई फेंक दे। फिर भी रात होते ही पुलिस ने उसको जीरो डाउन किया, मतलब आने जाने का, एंट्री और एग्जिट की गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू किया। क्योंकि वो पूरा इलाका एकदम पहाड़ियों से भरा था, सुनसान रास्ता, कुछ नहीं था वहां पे। तो खैर, पुलिस ने अपना काम शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। रात के 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया। उस एरिया में लगभग 10 सीसीटीवी कैमरे थे जिस पे पुलिस की नजर गई। और रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ऐसी 240 गाड़ियां पाई गई जो गई भी थी और रिटर्न भी हो रही थी। और 240 गाड़ियों की भी पुलिस ने जीरो इन किया और देखा उसमें फैमिली के लोग हैं, कुछ ज्यादा कुछ फर्क मालूम नहीं पड़ रहा था। फिर भी पुलिस ने अपना काम किया। 240 गाड़ियों में से, मतलब जो एंट्री कर रहे थे और एग्जिट कर रहे थे, 18 ऐसी गाड़ियों को पुलिस ने शॉर्टलिस्ट किया कि गाड़ियां गई तो थी लेकिन आने में उनके कुछ लेट था। क्योंकि जो डिस्टेंस था, जो जाने का और आने का, जो गाड़ियां 10 मिनट में वहां से आ जाती हैं, 20 मिनट में वहां से आ जाती हैं, तो कुछ गाड़ियां कुछ लेट हो रही थी, कुछ 30 मिनट, 25 मिनट, 5-10 मिनट का आगे पीछे का वो टाइमिंग का वो पुलिस ने उसको जीरो नहीं किया। ये 18 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं शक के लहजे में आ रही थी। और इसी बीच पुलिस की एक दूसरी टीम लगी हुई थी। जो लड़की ने वो ड्रेस पहना हुआ था वो नया ड्रेस लग रहा था और उसमें एक बार कोड भी था। तो पुलिस की एक टीम जब उस कपड़े को लेकर उस बार कोड को स्कैन किया तो वो एक जूडियो ब्रांड है, उस ब्रांड का कपड़ा था। तो उससे पुलिस की टीम ने पता लगाया कि जो देहरादून है यहाँ पे जूडियो के कितने शोरूम है। तो पता चला कि 2 शोरूम है वहां पे। पुलिस की टीम गई और उस कपड़े और बारकोड को दिखाया गया, तो बारकोड से वहां की लिस्ट निकल आई कि इस मॉडल के कपड़े लगभग 8 लोगों ने खरीदे थे। 8 लोगों ने खरीदे थे, तो 8 लोगों का एक टाइम होता, किस टाइम किसने कौन सा कपड़ा खरीदा, मतलब जो कपड़ा खरीदा था वो 8 जो शॉर्टलिस्ट किया था पुलिस ने, वो 8 कपड़े किस कस्टमर ने और किस टाइम खरीदा, तो उनका पूरा डेटा निकाला गया। तो 8 का जो टाइमिंग था शोरूम में आने का, उस टाइमिंग का फिर सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू किया। तो उसमें से एक
जो था 8-7 तो लगभग नहीं मैच कर रहा था, लेकिन एक लड़की का फेस उस लड़की के फेस से मैच कर रहा था जिसका कत्ल हुआ था। पुलिस ने देखा तो फिर पुलिस चौकन्नी हुई। सोचा ये तो वही लड़की है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके साथ में एक शख्स और है। वो शख्स शोरूम के अंदर जाता है, कपड़े लेता है, फिर बिल होता है, बाहर आते हैं और एक ब्लैक कलर की एसयूवी में बैठ के दोनों चले जाते हैं और उस एसयूवी पे आर्मी लिखा हुआ था। और इधर जो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे थे पुलिस, जो एंट्री और एग्जिट के, उसमें जो 18 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट हुई थी, तो उसमें देखा गया कि ये ब्लैक कलर की एसयूवी और जिसपे आर्मी लिखा हो, ऐसी कोई गाड़ी है। तो पुलिस ने जब मैच किया तो एक गाड़ी मैच कर गई उसमें, जिसपे आर्मी लिखा हुआ था, एसयूवी गाड़ी थी। फिर उस गाड़ी की टाइमिंग देखी गई, वो गाड़ी गई तो थी, लेकिन उसके आने में 45 मिनट का फर्क था, क्योंकि बहुत 15-20 मिनट का रास्ता जाने और आने का, और ये गाड़ी 45 मिनट लेट आ रही, तो क्यों। तो पुलिस ने फिर उस नंबर को जूम किया और नंबर देखा। नंबर से फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का जब पता लगाया गया, तो पता चला ये नंबर उसी देहरादून के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के नाम से रजिस्टर्ड है। अब पुलिस ने उस पे एक नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन जो पेपर होता है, आजकल हम लोग भी देख सकते हैं, कॉमन हो गया है कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का, तो उससे उसका डिटेल भी लिया जा सकता है और उसमें अपना नंबर भी देना पड़ता है। इसलिए एक नंबर था, पुलिस ने जब उस नंबर पे कॉल किया तो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। खैर, अब पुलिस को तो पता चल ही गया था कि गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है। तो फिर पुलिस ने जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी के, वहीं आर्मी कैंट में रहते थे, तो उनको जीरो इन किया। किसी तरह उनका एक दूसरा नंबर, क्योंकि आर्मी का मामला था, ऐसे डायरेक्ट किसी के ब्लेम नहीं कर सकते थे। एक लड़की के साथ शॉपिंग करना और उस एरिया में जाना पुलिस को बहुत ये कम लग रहा था, तो पुलिस ने इनका एक दूसरा नंबर पता किया और उस नंबर का कॉल डिटेल निकलवाया, सीडीआर निकलवाया। देखा कि 9 और 10 सितंबर को, जो जिस दिन लड़की का कत्ल हुआ था उसके एक दिन पहले, और जहां पे वो शोरूम जूडियो का जो था, वहां पे जो शॉपिंग करने गए थे, तो वहां पे क्या ये मौजूद थे, और जहां पे लड़की का कत्ल हुआ था, क्या उस समय इनका जो मोबाइल था उस एरिया में था। तो पुलिस ने जब ये पता किया तो दोनों मैच हो गए। उस दिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वहां का लोकेशन भी मैच हो गया, और जो एरिया था, सुनसान एरिया जहाँ पे गए थे, जहाँ पे इनकी गाड़ी गई थी, वो भी मैच हो गया। फिर पुलिस ने कहा ठीक है अब चलते हैं। पुलिस फिर उस आर्मी कैंट में गई, इनके घर पे नॉक किया और जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, घर पे मिल गए। तो पुलिस कहती है कि मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। तो गाड़ी वहीं पार्क थी। अब चूंकि लेफ्टिनेंट साहब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को सही से साफ भी नहीं किया था। पुलिस जाती है, उनका दरवाजा जैसे ही खोलती है, उनको पुलिस को खून की छींटें दिख जाती हैं। पुलिस कहती है आपको मेरे साथ थाने चलना होगा, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वहां जाते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है। आधे घंटे बीतते हैं कि उनका जो रामेंद्र उपाध्याय लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। फिर पुलिस कहती है हम आपको धारा 302 के तहत गिरफ्तार करते हैं, एक लड़की के मर्डर केस में। और इसकी पूरी कहानी क्या थी, क्यों इन्होंने मर्डर किया, ये मैं आपको बताता हूँ। कहानी ये है कि जो रामेंद्र उपाध्याय साहब है, ये 2020 में सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे, और इनकी शादी भी हो गई, शादीशुदा है, 1-2 साल का बच्चा भी है। एक दिन एक बार में जाते हैं, वहां पे एक लड़की डांस कर रही होती है। वो लड़की थी नेपाल की, नेपाल से लड़की आई हुई थी रोजी रोटी की तलाश में, और वहां पे एक बार में वो डांस कर रही थी, वहीं पे इनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात का सिलसिला बढ़ता है और इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होती है और ये दोनों वहीं लिव इन में रहने लगते हैं, एक घर में दोनों। ये शादीशुदा, वो लड़की करियर की तलाश में। ऐसे सिलसिला चलता रहता है। फिर इनका 2022 में या 1-2 साल बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है देहरादून। ये यहाँ आ जाते हैं, चूंकि यूपी के रहने वाले थे, तो इनका परिवार भी इनके साथ में रहने आ जाता है। लेकिन वो लड़की वहीं सिलीगुड़ी में है। अब इन लोगों की फोन पे बात हो रही है, होते करते ये कहते हैं उससे कि तुम यहीं आ जाओ। लड़की को ये बुला लेते हैं देहरादून में, यहीं पे एक फ्लैट लेते हैं और रहने लगते हैं। अब चूंकि लड़की से मिलना जुलना यहाँ भी इनका शुरू है, इनका फैमिली यहाँ ऑलरेडी रह ही रही है, तो
घर पे कम सम टाइम देना, ड्यूटी के बाद भी गायब रहना, इनकी पत्नी को हो जाता है शक। पत्नी इनका पता लगाती है, पता लगाते लगाते ही पहुंच जाती है इनके फ्लैट में, और वहां पे एक हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, जो कि पत्नी को भी पता चल जाता है कि इनकी कोई लवर है, इनकी कोई प्रेमिका है, तो सिलीगुड़ी से ही इनके साथ है। इनकी पत्नी को फिर पता चलता है, घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, आए दिन लड़ाई झगड़ा, इससे ये लेफ्टिनेंट साहब हो जाते हैं बहुत परेशान। इधर ये जो लड़की रहती है इनकी प्रेमिका, ये भी इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू करती है कि नहीं, अब आपको मेरे से शादी करनी होगी, आपके फैमिली वाले। और इन्होंने वहां पे शादी का मतलब भरोसा भी दिलाया था कि हम तुमसे शादी भी करेंगे, इसलिए वो लड़की वहां से इनके लिए सिलीगुड़ी से यहाँ आ गई थी। अब वो लड़की बहुत प्रेशर जब बनाने लगी, तो इनके दिमाग में कुछ आया नहीं, चूंकि एक अच्छी पोस्ट पे थे। तो एक दिन बुलाया उस लड़की को, समझाया, लेकिन उसने नहीं माना, बोला नहीं मुझे शादी करनी है, नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे हम। अब बोले नहीं, पुलिस कंप्लेन ना करो, हम कुछ करते हैं। ये आए घर पे, सोचे, रात भर सोचे, फिर सुबह उसके पास गए दूसरे दिन। बोले ठीक है, हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन चलो आज थोड़ा बाहर घूम फिर के आते हैं, खा के आते हैं। ये लोग क्लब में जाते हैं, वहां पे इस लड़की को शराब पिलाते हैं, अपना कम पीते हैं और उस लड़की को ज्यादा पिलाते हैं। उसको जब चढ़ जाती है, उसको फिर गाड़ी में बिठाते हैं, कहते हैं चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव के बहाने ये लोग उसी रामपुर के इलाके में पहुंचते हैं, सुनसान एरिया जो रहता है, और गाड़ी में ही ये एक हमर हथौड़ा रखे रहते हैं और उसके सर पे मारते हैं लड़की के पीछे से। उसका काम तो एक ही हथौड़े में हो गया था, लेकिन इनको तसल्ली नहीं हुआ, दो चार हथौड़े और मारते हैं उसके सर पे। उसकी मौत हो जाती है, गाड़ी से नीचे उतारते हैं उसको, टॉयलेट क्लीनर रहता है उससे अपनी सीट को साफ करते हैं, लेकिन और कपड़े को साफ करते हैं, हथौड़े पे जो फिंगरप्रिंट सोचे निशान पड़ गया उसको साफ करते हैं, उसके चेहरे चेहरे पे टॉयलेट क्लीनर डालते हैं कि जिससे उसका चेहरा पहचान में ना आ पाए, और फिर वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर दिमाग लगा ले, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है, और यही हुआ, ये पकड़े गए। खैर, पुलिस ने इनको धारा 302 के तहत कोर्ट में पेश किया। फिर चूंकि इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, तो इनको जेल हो गई। और आर्मी की बात रही, आर्मी ने भी बोला है कि हम, अगर ये मामला सही होता है तो हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि सारी रिपोर्ट भी जो एसएसपी थे वहां की, उन्होंने आर्मी को सौंपी थी, और सौंपना भी जरूरी होता है। तो कातिल कितना भी बच ले, लेकिन अगर पुलिस अपने पे आ गई तो बच नहीं सकती है। तो कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ऐसे ही और ही अपडेट आपको आए दिन नई नई कहानियां सुनना चाहिए, तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।